हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चे पार्टी। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग न्यूक्लियाई के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। देखिए, कायदे से अगर हम देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स का ये थर्ड चैप्टर है जिसका मैं वन शॉट ऑलरेडी दे चुका हूं और अब हम इसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अभी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत सारी चीजें यहां से डिलीट कर दी गई है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान भी है। आपको बस एक टेलीग्राम चैनल है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, इसको ज्वाइन करना है। थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया, असल में भाई 2 दिन से ना मेरे टीथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड। बट हाँ, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं सारे के सारे जितना भी हमारा शेड्यूल है उसको ट्रैक पे लाया जाए। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना बेटे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा बेटे। कुछ सवाल है, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना? अब पहला सवाल जो हम देख पा रहे हैं बेटे, कह रहा है कि सर न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमें गिवन है। द मासेस इन एएमयू ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियर आर गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्यू इज। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि रिएक्टेंट के मासेस है, प्रोडक्ट के मासेस है और कुछ एनर्जी रिलीज है, तो आपका जो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना बेटे, दैट इज समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये तो डेल्टा एम आ गया आपका। अब या तो आप डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करो, या फिर आप सीधा सीधा उसको, क्योंकि ये एएमयू में दे रखा है, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ये। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 1.002 है और ये 1.004 है, सो दिस इज 2.006 माइनस माइनस बेटे, ये वाला हो जाएगा 2.004 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is 0.002 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 931 का आधा होता है 46 समथिंग। सो यस, here we go, ये रहा आपका फाइनल आंसर मेरे हिसाब से। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। इस क्वेश्चन को देखिए। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको घबराना नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बेटे। ये पहला सवाल हमने कर लिया। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये सवाल 2023 के पेपर में आया था आपका। 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया था, ऐसा सही क्वेश्चन 2023 में एमसीक्यू में पूछा गया, 20 में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया था। क्या बोल रहा है कि सर अगर एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो RAL लिया गया है और TE जो है ना उसका रेडियस कुछ ले रखा है, तो उसका रेडियस कितना होगा? हमें सब चीजें गिवन है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं बेटे, जब मैं आपको वन शॉट भी पढ़ा रहा था तो R इज R0 A की पावर 1/3 आता है बेटे। मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आपको। R कितना आता है? R0 A की पावर 1/3। राइट बच्चा पार्टी? तो अगर ऐसा है तो R एल्यूमिनियम ओवर RTE बराबर हो जाएगा, R0 से R0 कटेगा। इसका A कितना है? 27। और इस वाले का A कितना है? मास नंबर 125 की पावर हो जाएगा 1/3। सही है बेटे? अब RTE जो होगा वो हो जाएगा बेटे R एल्यूमिनियम इंटू, अच्छा ये जो 125 है बाई 27 है, पावर 1/3। अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर भी बच्चे को गड़बड़ लगती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ना, मतलब बेसिक मैथ्स ही तो है। तो यहां पर भी एग्जाम के प्रेशर में बच्चा सोचता है यार पता नहीं क्या करे, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो वो घबरा जाता है। घबराना बिल्कुल नहीं है बेटे। ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये पावर 1/3 है। सर 3 से 3 कट जाएगा तो ये RTE जो बचता है वो 5/3 RAL बन जाता है। RTE जो बचता है वो 5/3 RAL बनता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे आपको? इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए बहुत सही है यार। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बेटे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अगला सवाल कहता है द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ atomic mass number
हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, जब आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं तो उसके अंदर हीलियम न्यूक्लियस का पीक थोड़ा शार्प होता है। इसका क्या मतलब है? जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको समझा रहे थे तो वहां आपने देखा होगा कि यार वो जो न्यूक्लियाई है वो उसके पड़ोसी न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। बेटे अगला, फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर। फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों करे जाते हैं? ताकि दो न्यूक्लियस जब आपस में लाए जा रहे हैं तो उनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स है उसको ओवरकम किया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। रिपल्शन को तोड़ते हुए वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे आप लोगों को? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे बेटे। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। जब आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ में आता है कि सर जो आयरन वाला न्यूक्लियस है, एफई वाला, वो मोस्ट स्टेबल है। तो मैं इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि आपने अगर थ्योरी पढ़ लिया तो अब कोई आपके सामने खड़ा है और वो आपसे एज अ क्विज सब चीजें पूछ रहा है। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे। द एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू। अब ये तो भैया ऐसा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक आप वन शॉट से देखिए। इसका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। देख बड़ी सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं हो सकता, रेडियो एक्टिव डीके आपका वैसे भी डिलीटेड है, या फिजन होगा या फ्यूजन होगा। अभी फिजन है कि फ्यूजन है कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ेंगे आगे बेटे। अब हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं। एमसीक्यूज के बाद अब हम थोड़ा सा, मैं यहां से ब्राइटनेस कम कर देता हूं जिससे कि आपको ये पूरा विजिबल होगा अच्छे तरीके से। ध्यान से देखिएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कूलाम्ब फोर्स। मैंने क्या बोला? थ्योरेटिकल चैप्टर है। हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट की बने, हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट की बने, हो सकता है ये 12-13 मिनट में ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। दो तीन फॉर्मूलाज है, या तो एनर्जी रिलीज पूछेगा, नहीं तो थियोरेटिकल चैप्टर है वो सब पूछेगा। पहले इसमें बहुत कुछ आता था, हाफ लाइफ का डेरिवेशन, मीन लाइफ का डेरिवेशन, रेडियो एक्टिव डीके, सोडी फजान्स रूल, बहुत सारी चीजें। अभी उतना सब कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है बेटे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कूलाम्ब से अलग है। मानिए ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कूलाम्ब फोर्स से क्या इसको डिस्टिंग्विश करता है। तो पहली बात तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। आपको पता भी है, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां आपने देखा होगा कि अगर 4 फर्मी डिस्टेंस हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स काम करना ही बंद कर देंगे, है या ना। और अगर कूलाम्ब की बात करते हैं तो उनका रेंज बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट पर भी हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वहां पर भी बॉडी रखा हुआ है, और वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पहली चीज। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस है, जबकि कूलाम्ब फोर्सेस दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लगते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कहा था 23 में सवाल पूछा था, उधर टीई और एफई था, एल्यूमिनियम था, इधर एल्यूमिनियम और कॉपर है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। आपको इसको घर पे पहले बगैर देख के सॉल्व करना है, फिर इसका सोल्यूशन देख के आपको आंसर कर लेना है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम फटाफट चीजों को करने की कोशिश करेंगे, चाहे कम से कम वीडियो बने कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या सवाल आपके पेपर में आएंगे, क्या आपसे पूछेगा, किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, वो सब यहां पर आपके सामने है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है आपका, और इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को मैंने कितनी बार बोला है कि भाई वो पेपर में आपसे पूछता है। तो अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई का वन शॉट देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपको जो वन शॉट्स दिए गए हैं, डूल नेचर 1 घंटा, एटम्स 1 घंटा, न्यूक्लियाई 1 घंटा, यानी कुल चलो अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, 3.5 घंटे के तीनों चैप्टर के वन शॉट्स है। 3.5 घंटे के तीनों चैप्टर के वन शॉट्स है। 45 मिनट डूल नेचर की पीवाई क्यूज,
आधा घंटा एटम्स की पीवाईक्यूज, लगभग 15 से 20 मिनट न्यूक्लियाई की पीवाईक्यूज, तो लगभग 1.5 घंटा पीवाईक्यूज। अगर वन शॉट्स और पीवाईक्यूज की सारी वीडियोस को क्लब कर दिया जाए ना बेटे, तो कुल मिला के 5 से 5.5 घंटे के आसपास का कंटेंट है जो आप एक सिंगल दिन में भी कर सकते हो। तो जो बच्चा अगर ये भी सोच रहा है ना कि आई एम लेट, नो यू आर नॉट लेट, एटलीस्ट मॉडर्न फिजिक्स ये तीनों चैप्टर आपके एक दिन में कर सकते हो आप लोग। प्लीज ट्राई करिए ताकि अगले वन शॉट तक आप मेरे साथ ही रह सके। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे, इसको जरूर करिएगा, वन शॉट से इसको समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। गॉट इट गाइस? यहां पर क्यों दिया है, ये बताने के लिए कि भाई पिछले साल भी ये आया हुआ है ना, तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, 2023 का ही एक और सवाल है। कह रहा है सर, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन्स द कांस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज ऑफ मास नंबर लाइंग बिटवीन इतना। वो ये कह रहा है कि सर मास नंबर अगर 30 से 170 के बीच में है तो मेरा जो पार्टिकल है वो स्टेबल है, और न्यूक्लियर फोर्स का ये कौन सा प्रॉपर्टी है जो इसको बता रहा है। तो उसने बोला यार न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये पहला वाला पार्ट एक्सप्लेन हो रहा है, और दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे डेरिवेशन पूछा है। अब ये डेरिवेशन भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपको दिख जाएगा वन शॉट के अंदर कि किस तरीके से हमने हमने ये बताया है कि जो न्यूक्लियाई है वो उसका जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ये सेम डेरिवेशन सीधा सीधा वन शॉट वाले वीडियो में जाइए, वहां पर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 1 घंटे की तो वीडियो है, पूरा वीडियो देख डालिए। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गोइंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। अभी जस्ट मैंने आपको बोला, इसने क्या बोला, आपको एनर्जी बताना है। ध्यान से देखिएगा, दो आपका ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका Z1 होता है और A जो है वो 2 होता है। तो दो ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम बना दे रहे हैं, एक न्यूट्रॉन निकल ले रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम की इतनी है, हीलियम की इतनी है। आपको पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी इसमें फ्यूजन रिएक्शन में होगी। पहले तो आप इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, मानी इसका और इसका कितना है, 2.23 यानी 4.46 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हीलियम वाले का देखेंगे, ये रहा। दोनों एनर्जी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होगी। इसीलिए ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन आपको याद भी होना चाहिए कि वो कह रहा है जब एक ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम से मिलता है तो इधर आपका हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, प्लस 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होती है। ये आपका एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बेटे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बेटे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोल दे रहा है आपसे कि सर एक कॉइन है जिसका मास 3 ग्राम है। ठीक है, एक कॉइन है जिसका मास 3 ग्राम है। आपको कह रहा है कि कितनी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है सो दैट इसके सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे से सेपरेट कर दिए जाए। एक कॉइन है जिसका मास 3 ग्राम है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो दैट ऑल इट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसने बोला सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लीजिए कि जो कॉइन है वो कॉपर का बना हुआ है। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लीजिए कॉइन जो है वो कॉपर का बना हुआ है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस भी इसने हमें यहां पर दे रखे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस है वो 63, वो यहां पर, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास 63 ग्राम है, तो 63 यू में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना मास है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है बेटे, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन्स है? 29 प्रोटॉन्स है, और 63 में से 29 माइनस कर देंगे तो इतने न्यूट्रॉन्स है। तो ये टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर मास है। अब एक प्रोटॉन का मास इतना दिया है ऑलरेडी, एक न्यूट्रॉन का मास इतना ऑलरेडी दिया है, टोटल इतना मास बन ले रहा है।
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब इनको मिलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मास डिफेक्ट होता है, तभी तो एनर्जी का भी डिफरेंस आता है, तभी तो एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एक कॉपर एटम का मिलाकर इतना मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना है। हमने डिफेक्ट निकाला, और जब एएमयू में मास डिफेक्ट होता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये आपका एनर्जी रिलीज है बेटे। किस में? एक कॉपर एटम में। उसने हमसे कितना पूछा? 3 ग्राम। 3 ग्राम। तो अगर 63 ग्राम में इतना एनर्जी रिलीज है तो 3 ग्राम में कितना होगा? 63 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इतना है, और एक एटम में अगर इतना एनर्जी रिलीज है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैं क्या, वो थोड़ा फोन आ गया था जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपने बोला सर एक एटम में इतनी एनर्जी रिलीज है, सिंगल एटम में। भैया सिंगल एटम में इतनी एनर्जी रिलीज है। 3 ग्राम में कितने एटम्स है? इतने। तो एक एटम में अगर इतनी एनर्जी रिलीज है तो 3 ग्राम के लिए इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ 3 ग्राम कॉइन। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी, से यस और नॉट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप इसको प्लीज देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक आंसर शीट में लेकर आया हूं बच्चे का, जो एक टॉपर बच्चे का आंसर शीट है, जिसने किस तरीके से क्वेश्चन लिखा है। सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज टिपिकली फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना, which has a diameter of itna. Assuming the hydrogen atom to be a sphere of radius itna, what fraction of its volume is occupied by the nucleus? तो अब एक सिंपल सी बात है, आपको हाइड्रोजन भी दे रखा है और न्यूक्लियस भी दे रखा है, और कह रहा है सर न्यूक्लियस ने हाइड्रोजन का, उस एटम का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करा हुआ है। आपको इसमें कुछ भी नहीं कर लेना है बेटे, एटम का वॉल्यूम निकालना है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालना है, और दोनों का रेशियो निकालना है। दैट्स इट। उसने सिर्फ यही हमसे पूछा है। आपको प्लीज इसको ट्राई करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तभी आपको मजे आएंगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा। मैं इसलिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई थियरी वाली चीजें भी जरूरी है, पूछ सकता है हमसे। और फिर उसने पूछा, पूरा प्रोसेस पूछ रहा है कि भाई न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन तो ठीक है, उसमें एनर्जी कैसे कैसे आपका एनर्जी का रिलीज हो रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं वन शॉट पढ़ा रहा था तो वहां पर आपको ये सब चीज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। प्लीज गो थ्रू दिस, प्लीज गो थ्रू दिस ऑल्सो। तो मैंने क्या कहा था आपको कि न्यूक्लियाई के तो सारे क्वेश्चंस आपके वन शॉट वाले वीडियो से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और एक ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज इसको भी वहां पर देखिए, ठीक है ना। ये ग्राफ भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज इसको भी वन शॉट वाले वीडियो से देखिए। वन शॉट वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी देखो, 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने कुछ सवाल आपको दिखाए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपसे पूछ सकता है। आई होप आप इसको करेंगे और नीचे कमेंट में बताएंगे मुझे कि आपको कैसा लगा। क्या ये सारे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे, छूटने भी नहीं चाहिए। आई होप यहां तक आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। मुलाकात करता हूं मैं आपसे आप ही की अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।